संस्था है जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं मेरे अंदर क्या छुपा है और ये जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, ये छुपे हुए गुण हैं, इसे मैं किस प्रकार अपने आप में ढाल सकता हूँ और इसका सबसे बड़ा उपयोग कर सकता हूँ। आज का दिन एक बड़ा विशेष दिन है, 4th ऑफ जुलाई। क्या है विशेष? 4th ऑफ जुलाई इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है। और आप में से विशेष करके जो हॉलीवुड की मूवीज़ के थोड़े दीवाने हैं जैसा मैं हूँ, तो इंडिपेंडेंस डे मूवी बड़ी फेमस हुई थी। पर ये इंडिपेंडेंस डे यूएस का है, पर इसका हमारे साथ भी एक कनेक्ट है कि जिस संस्था के प्लेटफॉर्म पे आज हम बैठे हैं, इसकी स्थापना भी आज से करीब 106 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। हमारे जो संस्थापक हैं हेनरी किसिंजर, वो सेंट लुई यूएस में रहते थे और उन्हें ऐसा लगा कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, ये अपना कुछ समय, अपना योगदान यदि लोगों को सिखाने में, समझाने में, ट्रेन करने में, अच्छा नागरिक बनाने में लगाए तो यह शक्ति का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और उसी के साथ इसकी स्थापना हुई थी और आज वही देश के इंडिपेंडेंस डे के दिन हम बैठे हैं बातें करते हुए। तो और एक चीज़ हमने जो यूएस से याद करना है वो ये है कि डेमोक्रेसी, लोकशाही क्या है, इसकी सबसे अच्छी और सबसे छोटी परिभाषा उन्हीं के एक सबसे मशहूर प्रेसिडेंट ने दी थी, अब्राहम लिंकन ने, जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ दी of the people, by the people, for the people. It's a government of the people, for the people, by the people. मैं जेसीस के लिए भी यही करना चाहूँगा कि what is जेसीस? It is of the members, it is by the members and it is for the members. यदि आप दुनिया में किसी एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को, यंग पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यह परिभाषा सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन को फिट होगी। पर जब मैं अपने इनिशियल ईयर्स में था, इसीलिए जब मुझे प्रणय ने पूछा, योगिता वॉज वेरी स्मार्ट, मुझे पूछी कि भैया आपने एक भाषण देना है हमको सबको, तुरंत मैंने आई डिडंट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स, आई से यस आई विल डू इट, विदाउट एवर रियलाइजिंग दैट बाद में ये प्रणय मेरे पीछे लग जाएगा। सो प्रणय गॉट इन टच विथ मी और उसने मुझे पूछा कि भैया आप किस सब्जेक्ट पे बोलेंगे। अब ये बड़ा प्रश्न हो गया कि किस सब्जेक्ट पे बात करना है आपसे। तो मैंने प्रणय को एक छोटा सा काम दे दिया। मैंने बोला प्रणय आप कई हफ्तों से ये कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या स्पीकर्स आके बोल के गए हैं और क्या क्या उन्होंने बोला है वो ज़रा बताइए, तो हो सकता है कि मैं वो बातें नहीं करूँगा, मैं और कुछ बात करूँगा। तो जब उन्होंने स्पीकर्स के नाम बताए तो मैं समझ गया कि योगिता की पहुंच अभी सिर्फ जोन 9 तक नहीं रही, ये भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से वो आसाम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सारे मुझे एकदम नामी ट्रेनर्स दिखे, बहुत सुंदर सुंदर ट्रेनिंग के सब्जेक्ट्स दिखे। तो मैं बोला अब इनके बीच में मैंने क्या बात करना है। सो मैंने उसको कहा कि मैं अपने बारे में ही बात करूँगा और इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट मैंने दिया जेसीज एंड मी, ये जेसीज एंड मी, ये मेरी पर्सनल पिछले 40 सालों की जेसीज के अनुभवों की कहानी है। 40 साल बताने के लिए शायद ये 45 मिनट बहुत कम पड़े, तो मैं 5 या 6 वो किस्से सुनाऊंगा आपको जिन्होंने मेरे जीवन पे बहुत अमिट एक छाप छोड़ी है और शायद इनसे आप भी कुछ सीख सकते हैं। मैं जेसीज में कैसे ज्वाइन हुआ? 1973 मैं नागपुर जेसीज यूथ क्लब, उन ज़माने में यूथ क्लब, जूनियर जेसी विंग जिसे कहते हैं हम, इनको हम यूथ क्लब कहते थे उस ज़माने में, और जेसीआई जिसे आप कहते हैं इसे जेसीज कह के बुलाते थे। तो जो हमारे लॉम्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, इनके नाम वो शहर का नाम और जेसीज करके, नागपुर जेसीज, ऑरेंज सिटी जेसीज, रायपुर जेसीज, गोंदिया अर्जुनम जेसीज, ऐसा हुआ करता था। और इनका जो यूथ चैप्टर रहता था, यूथ क्लब रहता था, उसका नाम रहता था ऑरेंज सिटी जेसीज यूथ क्लब, नागपुर जेसीज यूथ क्लब। तो मैं नागपुर जेसीज यूथ क्लब की डिबेट में
पार्टिसिपेट करने के लिए मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता था गया था। उन्होंने मेरा भाषण सुना, डिबेट कंपटीशन हम जीत भी गए। ध्यान दीजिए मैं हिंदी में बोलता था उस पीरियड, इसका एक रेफरेंस है बाद में। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों हमारे यूथ क्लब में मेंबर नहीं बन जाते, क्योंकि मेरे भाई साहब, मेरे 3 भाई ऑलरेडी मिडलैंड जेसीस में मेंबर थे। जब उन्होंने मुझे ये इनवाइट किया तो मिडलैंड जेसीस को मालूम पड़ा, उन्होंने अपना ही यूथ क्लब खोल दिया और मैं वह यूथ क्लब में फाउंडर सेक्रेटरी था। 74 इज़ द टाइम व्हेन माय जेसी वॉयज स्टार्टेड। बस सही जो मुसाफिरी है, जो सफ़र है, वो चालू हुआ 1974 के दिसंबर में, जब जेसीस का नेशनल कन्वेंशन, और उस ज़माने में नेशनल कन्वेंशन एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। वो नेशनल कन्वेंशन में मैं मेरे जो 2 गॉडफादर जेसीस के थे उस वक्त ज़माने में, हमारे चैप्टर के प्रेसिडेंट एस के महापात्रा और LT मूलचंदानी, पास्ट प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इनके साथ गया था। कैन यू बिलीव कि वो एक ज़माना अलग था। आई वॉज यंगेस्ट इन द फैमिली, तो मैं बड़ा पैम्पर किया हुआ, बड़ा वॉच में रखा हुआ बच्चा हुआ करता था, और तब तक मैं कभी अपने फैमिली को छोड़ के कभी बाहर गया ही नहीं था। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग विदाउट द एस्कॉर्ट ऑफ माई फैमिली, एंड दैट टू अ कन्वेंशन, एंड दैट कन्वेंशन वॉज एन आई ओपनर इन द सेंस कि मुझे ये समझ में आया कि ये ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप क्या है। पूरे भारत से जेसीज आए हुए हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं। आप जूनियर जेसीज हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाके किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आई ओपनर था वो ये था कि नागपुर में मैं हालांकि वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया में पढ़ता था, पर हमारा एक सोच का दायरा सीमित था। वहाँ जब जाके एक यूथ क्लब के लिए सेशन हुआ करता था, वेर एक्सक्लूसिवली पूरे इंडिया से जो यूथ क्लब मेंबर आए वो बैठते थे, करीब 80 लोग थे। और तब नेशनल प्रेसिडेंट JCI सेनेटर के वल्लभ दास थे। वल्लभ दास जी आए वो सेशन में, मैं भी बैठा था वहाँ पे, और वहाँ मैंने जो पार्टिसिपेशन, स्पेशली नॉर्थ बॉम्बे जेसीज यूथ क्लब और मुंबई के दूसरे यूथ क्लब और कुछ बाहर से जो आए हुए थे, उनका देखा। एकदम फियरलेस खड़े होके नेशनल प्रेसिडेंट को कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे वल्लभ दास जी को कि जिनका जवाब देने में वल्लभ दास जी भी बड़े घबरा रहे थे। तो मैंने पावर समझा कि यूथ का पावर क्या होता है। दूसरा, मुझे ये समझ में आया कि एक्सपोजर से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप एक्सपोजर से या एक्सपीरियंस से सीख नहीं सकते। तो ये पहली एक चेंज आई कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को मिलना है और इनसे मिलके आपने वो अनुभव लेना है जो अनुभव आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, पर उनके अनुभव से आप सीख सकते हैं। दैट वॉज अ वेरी वेरी बिग लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम दैट कन्वेंशन। वो कन्वेंशन की और एक हाईलाइट थी, उन ज़मानों में एक सबसे बड़ी चीज़ 2-3 हुआ करती थी कन्वेंशन में, जहाँ मेरे और आपके जैसे जो चीफ डेलीगेट नहीं है, चीफ डेलीगेट को बहुत काम रहता था, इलेक्शंस होते थे, वोट डालना पड़ता था, कॉकेसेस में जाना पड़ता था, पर हम लोग भी वहाँ पे कहीं कहीं जा सकते थे, वोट नहीं दे सकते थे, जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। एक हुआ जिसे कहते हैं पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट्स प्लेटफॉर्म। भैया 1.5 घंटे चलाइए और करीब 15 PNP थे। और सबसे कमाल की बात थी कि उन दिनों में जो सबसे हॉट टॉपिक था, वो हॉट टॉपिक वहाँ पे डिबेट पे लिया गया था, और वो टॉपिक था शुड JC पार्टिसिपेट इन एक्टिव पॉलिटिक्स। समझ लीजिए, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये देखें तो ये हॉट ही हो जाएगा यदि ये हम डिस्कशन करने बैठेंगे तो। और इस पे मैंने कुछ ऐसे पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट्स की विचार सुने। कौन थे ये? राजमोहन कपूर फ्रॉम कैलकाटा, जिनको आप सुनते बैठ जाएंगे तो सुनते ही रहेंगे, आप समझ में आएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जड़ कैसी है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, इसकी आस्थाएं क्या है, व्हाट आर द बिलीव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और आप किस धरोहर का हिस्सा बने हुए हैं। दूसरी तरफ बोलने वाले थे मकरंद देसाई, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट फ्रॉम बड़ौदा। मकरंद भाई के बारे में एक बात बता दूं कि जब गुजरात में भाजपा की सरकार बनी, तब वो भाजपा की पहली सरकार में है। आई एम टॉकिंग ऑफ 1999। तब मकरंद भाई उस सरकार के एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे, एंड ही वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ भारतीय जनता पार्टी इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजनरी एंड थिंकर। और हमारे आज के जो प्रधानमंत्री है वो उनके साथ में, उनके विचार में बहुत सारे विचार मकरंद भाई के दिए हुए हैं, और मकरंद भाई हमारे पास नेशनल प्रेसिडेंट है। सो ऐसे लोगों को जब देखा, नाना चुड़ासमा जिन्होंने जाइंट्स की स्थापना की, जब ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों को सुना, तो मुझे समझ में आया कि ये ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट शुड टीच यू व्हाट यू शुड डू विथ इट। और फिर 75 में मैं यूथ क्लब का चेयरमैन बना, सफ़र चलते रहा, ट्रेनिंग्स करते रहे। उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उस ज़माने में हुआ करता था, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, मे बी इट कैन बी डन इवन नाउ। देवलाली में एक प्रोग्राम हुआ करता था, एक सेंटर था जिसका नाम था लेस्ली सहानी प्रोग्राम फॉर डेमोक्रेसी, और ये टाटा ग्रुप चलाता था। 7 दिन का प्रोग्राम हुआ खाली जेसीस के लिए, 30 जेसीस को बुलाया गया, and we were staying in one of the most lovely guest house I have ever seen in देवलाली। और इसमें स्पीकर्स अगेन, ये जो वर्कशॉप था, इसका सब्जेक्ट था टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजनशिप। और इस पे मीनू मसानी जो तो स्वतंत्रता पार्टी के उस जमाने के फाउंडर थे वो आए थे, के देसाई, द ग्रुप कंसल्टेंट फॉर कम्युनिकेशन ऑफ टाटा कंपनी, हरिचंदनानी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर इन पब्लिक स्पीकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तब अमीन सयानी भी वो चैप्टर के मेंबर हुआ करते थे, आप समझ लीजिए। मुरली देवरा जो बाद में गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने, वो भी वो चैप्टर के मेंबर थे, नॉर्थ बॉम्बे जेसीस वगैरह। ऐसे लोगों ने आके हमसे 7 दिन तक बैठ के रूबरू बात किया कि हाउ यू कैन बी अ वेरी एक्टिव सिटीजन। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 20 साल है, वो उसके लिए ये ट्रेनिंग, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। ये सब होता था, और ये मौका मुझे बहुत जल्दी मिला। 75 कन्वेंशन आगरा में गया, मैंने यूथ क्लब चेयरमैन के उससे एक अपना गोल बनाया था कि मैं इस साल आउटस्टैंडिंग यूथ क्लब ऑफ इंडिया का जो अवार्ड होता है वो जीत के आऊँ। बहुत मेहनत की, स्क्रैप बुक बनाते थे उस ज़माने में। आजकल आपके पास तो बहुत सारे टूल्स हो गए, विथ अ कंप्यूटर एंड एवरीथिंग, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, 1 महीने का समय चले जाता था। और वो स्क्रैप बुक बना के लेके गए, सबमिट किया, शाम को मैसेज आया, आपको जो अवार्ड जजिंग के चेयरमैन है वो मिलना चाहते। आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्या हो गया। उन्होंने बुलाया और मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा कि दिलीप, आपने बहुत अच्छा काम किया, वन ऑफ द बेस्ट वर्क इन यूथ क्लब इन इंडिया। बोला थैंक यू सर। फिर बोले सॉरी, आपको अवार्ड नहीं मिल रहा। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड। बोला ऐसा क्यों, जब मैंने सबसे अच्छा काम किया है तो अवार्ड भी मुझे मिलना चाहिए। तो बोले एक तरफ हम आपका काम भी जज करते हैं, पर आपने हमारी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसके फुलफ़िल करना चाहिए। उन्होंने स्क्रैप बुक का पहला पन्ना खोल के मुझे बताया, उस पर एक अवार्ड एंट्री फॉर्म भरा जाता है, जो पहला वहाँ लगता है, बाकी के 3 आप पहले भेज देते हैं। वो अवार्ड एंट्री फॉर्म पे हमारे चैप्टर के सिग्नेचर होना ज़रूरी है, वो नहीं थे, इट वाज मिस्ड आउट। और मुझे कहा गया कि इसलिए आपको नहीं मिल सकता। मैंने प्लीड किया, बताया, उन्होंने कहा कि जेसीज आपको एक चीज़ बताता है। बोले आप जेसी आस्थाओं की 4थी लाइन देखिए क्या कहती हैं, द गवर्नमेंट शुड बी ऑफ लॉज रादर देन ऑफ मैन। यदि मैं आपके लिए बदल दूंगा कि आपके प्रेसिडेंट को बुला के अब ये सही करा दूंगा, तो आई नो लॉन्गर वुड बी रिस्पेक्टिंग द जेसी क्रीड, जिसका हवाला लेके मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। एंड आई रिस्पेक्टेड दैट, कि इतनी बड़ी बात सिखाने के लिए कि द गवर्नमेंट शुड बी ऑफ लॉज रादर देन ऑफ मैन। इट इज़ द लॉ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दैट वॉज अ लेसन दैट आई लर्न देयर। पर मैं नक्की करके गया था कि मैं अवार्ड तो लेके आऊँगा। मैं अपने चैप्टर प्रेसिडेंट के पास गया, रो दिया, तो उन्होंने बोला तूने नक्की किया है, अवार्ड लेके जाएगा ना, अवार्ड तो तू लेके ही जाएगा यहाँ से, पर वो अवार्ड आउटस्टैंडिंग यूथ क्लब का नहीं होगा, वो अवार्ड होगा आउटस्टैंडिंग यूथ क्लब पब्लिक स्पीकर। मैंने कहा वो तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? मैंने बोला यहाँ पे अंग्रेजी में बोलना है, तब तक वो अंग्रेजी में बोलना अनिवार्य था। मैंने कहा मैं खाली हिंदी में बोलता हूँ। बोले हिंदी से अंग्रेजी में जाने की शुरुआत कब करोगे? कभी ना कभी तो करना है ना।
ये मौका भी है, दस्तूर भी है और ज़रूरत भी है। मैं आपकी स्पीच लिखता हूँ। ही वॉज अ ग्रेट राइटर। उन्होंने स्पीच लिख के दिया। 2 राउंड में एक कंपटीशन होती थी, पहली प्रिलिमिनरी, सेकंड फाइनल्स। प्रिलिमिनरी लिख के लिए 3 मिनट की स्पीच दिया। अब क्या इंजीनियरिंग के छात्र थे, फार्मूलाज याद करना, ये करना, वो सब तो सीख चुके थे। 3 मिनट की स्पीच लिया, 10 बार पढ़ लिया, घोट लिया, अंदर कर दिया। अभी भी जब पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ लोगों को बोलता हूँ, नेवर मेमोराइज योर स्पीच, बट आई डिड इट दैट डे। किया, गया प्रिलिमिनरी में, आई वन द प्रिलिमिनरी हैंड्स डाउन। और मेरे प्रेसिडेंट खुद आके बैठे वहाँ देखने के लिए कि कौन कौन है इसके मुकाबले में। 3 लोग सिलेक्ट हुए। रात को उन्होंने बोला कि अब आप अपनी स्पीच लिखिए, मैं उसे एडिट करूँ। उस दिन रात को फिर एक स्पीच लिखी गई जो मेरी लिखी हुई थी। उन्होंने कुछ उसमें करेक्शंस किया, कुछ आइडियाज़ दिए। आई वेंट टू द फाइनल्स एंड वन द फाइनल्स एंड गॉट दैट अवार्ड। सो दैट अगेन शोड मी, मुझे बताया, मैं सीख के आया कि भैया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चालू करो। यदि उस दिन वो मेरे पे ज़रूरत नहीं ला दी जाती, मुझे ये नहीं कहा जाता कि आपने अंग्रेजी में बोलना ही है और आपने जीतना है, ये आपका लक्ष्य है, तो मैं शायद उस दिन भी ये हिंदी टू इंग्लिश की शुरुआत कभी नहीं करता। एंड दैट मेड मी कंफर्टेबल। आई वॉज वेरी गुड एट हिंदी, बट इंग्लिश नहीं। कोई बोलता तो भी भाग जाता था इंग्लिश में बोलने से। सो ये जेसीज की सीख है कि कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए। और ये कंफर्ट जोन के बाहर निकलना आज तक चालू है, बिकॉज जेसीज ने सिखाया कि कंफर्ट जोन में आपका जो जहां आप कंफर्टेबल फील करते हो, जो चीज़ आप आसानी से कर सकते हो, वो करने में क्या चैलेंज है, उसमें क्या मज़ा है? कोई मज़ा नहीं। जेसीज आपको सिखाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नई चीज़ें सीखिए और वो करके बताइए जो दुनिया भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप कर से। दैट इज द रियल चैलेंज ऑफ जेसीज। कम 1976 कन्वेंशन से आने के बाद मेरा चैप्टर मिडलैंड जेसीज यूथ जो है, मिडलैंड जेसीज, वो एक नया चैप्टर चालू कर रहा था जिसका नाम था ऑरेंज सिटी जेसीज इन नागपुर। वो चाहते थे कि मिडलैंड से एक बंदा जाए जो ऑरेंज सिटी में रहेगा, और वो बंदा मैं था। एंड आई बिकेम द फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट फॉर ऑरेंज सिटी in 1976, and I continued to be a very proud member of Orange City since then. फरवरी में नेशनल सेक्रेटरीट से एक सर्कुलर आया जिसमें कहा गया कि हर साल जापान जूनियर चेंबर इंडिया से 2 जेसीज को इनवाइट करता है, जो 15 दिन की जापान की यूथ एक्सचेंज टूर पे जाते हैं। 7 दिन रहते हैं शिप पे और 7 दिन जापानीज़ फैमिली के साथ। तो इसके लिए इंटरव्यू के लिए हम नॉमिनेशंस बुला रहे हैं, आप नॉमिनेशंस भेजिए। मेरे फाउंडर प्रेसिडेंट विजय प्रकाश कनौरिया को मैंने कहा कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ। और ये चैप्टर गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, बड़ी शिद्दत से होती थी, बड़े ध्यान से हाथ उठाना पड़ता था, बोलने का मौका मिलता था, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स फॉलो होती थी। ये हमारी उस समय की परिस्थितियाँ थी। यदि आप चैप्टर गवर्निंग बोर्ड में मेंबर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यदि आप हाथ हिलाते हिलाते वहाँ पहुँच गए तो आपकी तो पैंट उतार दी जाती थी। वो पूछते थे आपकी फ़ाइल कहाँ है, ये मीटिंग की नोटिस कहाँ है, पिछली मीटिंग की नोटिस कहाँ है, पिछली मीटिंग की मिनट्स कहाँ हैं, आज आप जो रिपोर्ट देने वाले हैं उसकी प्रिंटेड कॉपी कहाँ है आपके पास। इस प्रकार की डिसिप्लिन होती थी। जब मैंने कहा कि मुझे जाना है ये, तो थोड़ा विचार करने लग गए। उतने में 2-3 लोग एक बोलते कि इसमें तो नागपुर के बड़े बड़े धुरंधर लोग जाके आए, उनका नंबर नहीं लगा तो तुम्हारा तो क्या नंबर लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा नंबर नहीं लगेगा, मैं कम से कम सीख के तो आऊँगा कि एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसे बैठा जाता है। एंड दे लाइक दैट आंसर। तो उन्होंने कहा वैसे भी हमारे पास और कोई जाने के लिए नहीं है, आप ज़रूर जाइए, हम आपको क्या सपोर्ट कर सकते हैं ये बताइए। मैं बोला नहीं, सिर्फ आप नाम भेज दीजिए, मैं जाता। इंटरव्यू का कॉल आ गया, इंटरव्यू देने में पहुँच गया। ये इंटरव्यू वोकार्ट हाउस में हो रहा था। वोकार्ट फार्मास्यूटिकल्स जो हैं, जो आज इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये कंपनी के जो चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं, वो जेसीज के एक बहुत सक्रिय सदस्य थे 1974, 75, 76, 77 तक। उनका नाम है डॉक्टर हबील खुराकी वाला। और आज भी हबील भाई से हमारे बहुत अच्छे संबंध, पिछले जब से ये कोविड आया
उसकी सबसे बड़ी देन है तो ये है कि हमारे एक 12 जेसीज का ग्रुप है जिसमें बड़े हाई लेवल के पुराने कर्मठ जेसीज हैं। उसमें हबील भाई भी आते हैं। हर 15 दिन में हम एक बार 1 घंटा बतियाते हैं, जेसीज की बात करते हैं, कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा रहता। तो हबील भाई के वो वोकाट हाउस में ये इंटरव्यू, और इंटरव्यू कौन ले रहा? दो सबसे धुरंधर दो व्यक्ति की जिनकी यानी जिनको मैं बिल्कुल एज अ रोल मॉडल देखता था। चेयरमैन थे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट कुमार गेरा, और उनके साथ में थे नाना चूड़ासमा। भाई 15 मिनट का इंटरव्यू हो गया। जापान के बारे में कुछ पूछा गया, हमारे बारे में कुछ पूछा गया, हमारे चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया। अपन तो इंटरव्यू दे के आ गए। 12 लोग थे। उन्होंने कहा शाम को 4 बजे आइए वापस। थोड़ा घूम के आ गए। भैया साथ में थे। जैसे पहुँचे कि सबसे पहले कुमार ने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड टू गो टू जापान, गेट योर बैग्स पैक्ड। और ये एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य था, क्योंकि मुझे मालूम था कि बड़े बड़े धुरंधर लोग आए हैं, एंड उसके बाद भी सिलेक्ट होना तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। सिलेक्ट हो गए, तैयारी चालू हो गई। और उस ज़माने में एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी जिसका नाम आपने सुना होगा। वो पिक्चर का नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन $8। तो आजकल तो राजेश जी आप सबको बहुत दुनिया की सैर कराते रहते। अभी जब उनका पिक्चर दिख रहा था जूम पे, उनके बैकग्राउंड में बड़े सुंदर सुंदर फ़ोटो लगे हुए थे। मैंने बोला समय आ गया है कि राजेश को फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि कब ले जा रहे हो भैया यहाँ पे। तो अराउंड द वर्ल्ड इन $8 वॉज अ नॉर्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बिलीव मी, मैं जब जापान गया तो मेरे जेब में एग्जैक्टली $60 थे, क्योंकि $100 में जितने डॉलर मिलते थे उतने डॉलर ही आप ले जा सकते थे, क्योंकि मेरी टिकट जापान जेसीज ने खरीदी हुई थी। यदि वो टिकट मैं खरीदता तो मुझे $500 मिल सकते थे, पर मेरी टिकट जापान जेसीज ने खरीदी थी। वो मेरा सारा पैसा देने वाले थे, इसलिए मुझे मिले $60.50। $60.50 के साथ गया, हांगकांग उतरा। देखिए कितनी बातें बदल गई है तब से अब तक में। सबसे पहले इमिग्रेशन वाले ने पूछा, किसी ने नहीं समझाया था क्या होता है। इमिग्रेशन वाले ने पासपोर्ट दिखा, ओ यंग मैन, वेयर आर यू स्टेइंग? मैंने बोला होटल हांगकांग। अच्छा, ये मालूम था, किसी ने बताया था, होटल हांगकांग यानी सबसे बड़ी 5 स्टार होटल है बिल्कुल, और एकदम बिल्कुल दरिया के किनारे, जहाँ पे वो शिप लगेगी उसके बाजू में ही है। ओह वेरी गुड वेरी गुड, हाउ मच मनी यू हैव? तो मैंने बोला सर आई हैव $7 विथ मी। अब हमको नहीं समझाया था किसी ने कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। ओके $7 एंड यू आर स्टेइंग एट होटल हांगकांग, डू यू नो दैट द टैक्सी फेयर फ्रॉम हियर टू होटल वुड बी मोर देन दैट? मतलब oh really? But sir, Japan GCs are paying for my stay here. Oh, good. Can you show me some document? क्या आप मेरे को कुछ बता सकते हैं ये कि ये ऐसा कोई पत्र है आपके पास? अब देखिए हमारी होशियारी या हमारे एडवाइज़र की होशियारी, हमारे फैमिली की ओर से मैं तो पहला ही व्यक्ति था जो भारत का किनारा छोड़ के बाहर गया था। तो मेरी जो फाइल थी वो फाइल चेकड इन बैगेज में थी। अब वो बैगेज तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने बोला सर इट इज़ इन माई चेकड इन बैगेज। अच्छा ठीक है, खड़े रहो साइड में खड़े कर दिया 15 मिनट। फिर एक पुलिस वाले को बुलाया, उसको बोला टेक हिम एंड लेट हिम गेट हिज फाइल फ्रॉम हिज बैग। वो लेके गया, मैं फ़ाइल लेके आया, सब बताया उसको। हाँ बोले इट्स ओके, ठप्पा मारा, 15 दिन की एंट्री दे दिया। अभी बाहर निकले टैक्सी के लिए तो वहाँ पे एक इंडियन बंदा दिख गया। वो मेरे को पूछता वेयर आर यू गोइंग? मैं बोला होटल हांगकांग। बोले बाय द वे आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, कम विल गो इन द सेम टैक्सी। तो मैंने बोला देखो अपने लोग कितने अच्छे होते हैं कि हमारे जैसे किसी लोगों की सहायता भी कर देते हैं। भाई हम भी बैठ गए वो टैक्सी में, होटल हांगकांग पहुंच गए, उतर गए। वो टैक्सी ड्राइवर बोलता $15 हुए, तो ये मेरे को बोलता आधे पैसे तुम दे दो। तो $60 जो जेब में थे वो भी चले गए। होटल में पहुंच गए, कमरा मिल गया, रह गए, पैसे नहीं थे। कहीं से इंतज़ाम किया हुआ था, वो बाद में घर वालों ने बड़ी कोशिश की, 24 घंटे में कुछ पैसे मिल गए, काम हो गया, बट दिस वाज अ लर्निंग। और जब वो यूथ वॉयज पे जब लोगों को मिला, खास करके जब शिप पे हम 7 दिन ट्रैवल कर रहे थे, तो जापान के लोग और जेसीज के करीब 50 बंदे 25 कंट्री से आए हुए थे, जिसमें खास करके पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, श्रीलंका और नेपाल वाले डेलीगेट्स को जब हम मिले तो हमारा 12 लोगों का ग्रुप हो गया था।
और देखिए मेरे साथी जो भारत से दूसरे गए थे उनका नाम है राजा गोविंद स्वामी। आप नाम शायद पहचान पाएंगे। ये भी हमारे पास नेशनल प्रेसिडेंट है। मैं 83 में नेशनल प्रेसिडेंट बना, राजा जो है वो 91 में नेशनल प्रेसिडेंट बने। मदुराई से हैं, बहुत ही नामी प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर के। कभी भी उनको सुनिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मैं और राजा साथ में थे। ये 12 के ग्रुप में यू वुड बी सो सरप्राइज्ड कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और मैं, हम सब हिंदी बोलते थे, पर हमारा भारत का दूसरा बंदा था वो हिंदी नहीं बोलता। और वहाँ पे भी एक इलेक्शन होता था। वो इलेक्शन में मैंने ऐसा जुगाड़ चलाया कि राजा गोविंद स्वामी को इंटरनेशनल डेलीगेट्स का रिप्रेजेंटेटिव करके भी इलेक्ट करा दिया। तो आप समझ सकते हैं तब से कुछ इधर उधर जुगाड़ करने की, जोड़ करने की, ये सब सिखाया किसने? तो जेसीस ने सिखाया। एंड दैट यूथ वॉयज वॉज अ वेरी वेरी बिग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मी, इन द सेंस कि मुझे समझ में आया कि भारत के बारे में लोग क्या सोचते। दो ही चीज़ जानते थे उस ज़माने में, क्योंकि इंटरनेट नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग मीडियम नहीं था। जहाँ मैं बोलता था वो पूछते थे फ्रॉम वेयर, इंडिया, क्योंकि उनको भी जैपनीज़ लोगों को बहुत अंग्रेजी नहीं समझ में आती, तो तुरंत पूछते थे ओके ओके, लैंड ऑफ गांधी, एंड ओके ताज वेरी गुड, वेर इज़ योर सिटी फ्रॉम ताज। फिर उसको बताना पड़ता था, मैप साथ में था, ये समझाया गया था, बताते थे कि ये नागपुर यहाँ पे है, नागपुर की क्या खासियत है, ऐसी सारी बातें होती थी। सो इट वॉज अ लर्निंग बाई इटसेल्फ कि जब आप बाहर जाओ तो आप नागपुर के नहीं हो, आपका दायरा महाराष्ट्र भी नहीं है, आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हो। आप जो करोगे या नहीं करोगे उससे आपके देश की जो इज्जत है वो बढ़ने वाली है या घटने वाली है। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री, यू आर द एम्बेसडर। और ये सीख इतनी जल्दी मेरे को नहीं लगता कि जेसीस को छोड़ के और कोई प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। दैट वाज अ लर्निंग और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि आप जब जापान में जाओ, जापान में फैमिलीज़ के साथ रहो, उसको तकलीफ भी नहीं हो और आप वेजिटेरियन हो, तो वो आपके लिए क्या बना सकते हैं, आपकी आगता स्वागता किस प्रकार कर सकते हैं, जापान ने क्या प्रोग्रेस किया, ये जब आप जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। दिस इज़ 76 एंड दिस वॉज द बिगेस्ट थिंग जेसीज में मैं जो सीख पाया। एंड एवरीथिंग दैट आई हैव डन इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड। थोड़ा एकदम आगे लेके चलता हूँ। आई टेक यू टू 1982। 80 में ऑरेंज सिटी बहुत ज़बरदस्त न्यू आउटस्टैंडिंग जेसी ऑफ आउटस्टैंडिंग चैप्टर ऑफ इंडिया करके और 8 अवार्ड जीते हम। उनका आग्रह था कि मैं जोन प्रेसिडेंट बनूं, जोन प्रेसिडेंट बना। जोन 9 हुआ करता था, पार्ट ऑफ नागपुर, पार्ट ऑफ विदर्भ एंड पार्ट होल ऑफ छत्तीसगढ़। तब उड़ीसा अलग हुआ करता था, उड़ीसा वॉज नॉट देयर विद अस एंड आई हैव सर्व्ड दिस चैप्टर्स, सो आई नो देम वेरी वेल बाई माई हार्ट। गोंदिया अर्जुनम, आपका जो ओरिजिनल चैप्टर था गोंदिया, गुप्ता जी हुआ करते थे, डॉक्टर ओम प्रकाश हुआ करते थे, डॉक्टर नवीन शाह जो मेरे रिलेटिव ही थे, हु पास्ड अवे इन कोविड। ये सारे लोगों को तो, क्योंकि गोंदिया तो बहुत आना जाना लगा रहता था। आई हैव डन सम ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, वी हैड अ स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो इन गोंदिया। ईवीपी बन गया। देन केम द मेजर चैलेंज, आई वॉज ईवीपी एंड देन आई वॉन्टेड टू बिकम द नेशनल प्रेसिडेंट। और ये एक सोच थी, एक इच्छा थी, एक प्रबल इच्छा थी कि ये बनना है। हमारे चैप्टर ने डिसाइड करना था, चैप्टर के साथ बैठे और चैप्टर ने बोला कि देखिए द एज इज़ ऑन योर साइड, बट सिंस यू हैव डिसाइडेड यू वांट टू, वी विल गो आउट, फुल्ली आउट एंड सपोर्ट यू। पर हम आखिरी मिनट के लिए नहीं बैठेंगे। हमारी प्लानिंग 5 महीने से चालू हुई थी। उस ज़माने में कंप्यूटर्स जस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। कैन यू बिलीव, मेरे 5 जेसी मित्रों ने, जिनकी अच्छी बड़ी बड़ी ऑफिसेस थी, हमने उस ज़माने के इनलैंड लेटर्स खरीदे और एक 6 लेटर की सीरीज़ बनाई। सबसे पहला लेटर, वो इलेक्शंस आर इन दिसंबर, हमारा तब ये अलाउड नहीं था कि आप बहुत सारे लिटरेचर बना सकते। एक इंडिविजुअल लेटर एड्रेस टू दैट चैप्टर प्रेसिडेंट, यदि रेवती है तो रेवती के नाम से आएगा, डियर रेवती, हार्टिएस्ट ग्रीटिंग ऑन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे। और फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर मैसेज विच कनेक्टेड इंडिपेंडेंस विथ व्हाट वी लर्न इन जेसीस, कि स्वतंत्रता का और जेसीस का क्या महत्व है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट समथिंग एट द एंड, कि हम ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते थे। उसके बाद का दूसरा लेटर, तब भी जेसीस वीक 9 से 15 सितंबर होता था, उस पर गया।
इस प्रकार के 6 लेटर की जब चेन बनी तो 6वां लेटर था जो पर्सनली आपके नाम से आया, जिसमें लिखा गया कि आई एम अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट। मैंने आपसे इंडिपेंडेंस की बात की है, मैंने आपसे करेज की बात की है, मैंने आपसे डिसिसिवनेस की बात की है। उसका समय अब आ गया है। समय आ गया है कि जब मैं और आप रूबरू मिलेंगे और तब मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आपका फैसला क्या है। एंड यू हैव टू गिव मी योर वर्डिक्ट विच आई विल एक्सेप्ट विथ ऑल ह्यूमिलिटी। पहुँच गए इंदौर कन्वेंशन। इंदौर कन्वेंशन में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, जो आज तक नहीं हुई है, नॉट सो फार एवर इन द हिस्ट्री ऑफ JCI इंडिया या इंडियन जेसीस, जो भी आप बोल लीजिए। कन्वेंशन 1959 से होते, 1959 से होते। वी हैव हैड मोर देन परहैप्स 65-70 कन्वेंशंस, मे बी लेस देन 70, बट कहीं तो भी वो फिगर है। इसमें कभी भी नेशनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक साथ 6 लोग नहीं लड़े, उस बार लड़ लिए, क्योंकि शायद मेरा भाग्य था कि 6 के 6 सिर फिरे लोग एक साथ मैदान में उतर गए। एंड दैट लेड आउट अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड फॉर अस टू प्रोजेक्ट अवरसेल्व्स। हम प्रिपेयर्ड थे, लोग मेरा नाम जानते थे। आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम थ्रू पर्सनल लेटर्स। तब तो नहीं था ना बहुत सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप बना दो और रोज़ सवेरे हेलो हाय भेज दो और लोगों को समझ में आ जाता। होली, दिवाली, क्रिसमस, हर एक की ग्रीटिंग भेज दो, लोगों के मेल बॉक्स में पहुंच जाता। इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट टाइम। आप अभी तो बहुत ज़्यादा सक्षम हो, आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी एज एट योर कमांड हमारे पास नहीं थी। हमने चैप्टर में से उस ज़माने में करीब करीब 400 चैप्टर्स के पास वोट होते थे। हम 90 लोग गए थे नागपुर से, जिसमें से करीब 50 नागपुर ऑरेंज सिटी के थे, 40 बाकी चैप्टर्स के। 90 लोगों की बारात लेके गए थे दूल्हे के साथ में, आप ये कह सकते हो। एंड इसमें से 60 लोगों को स्पेसिफिकली 6-6 चैप्टर की लिस्ट दी गई थी, बेस्ड ऑन, कुछ हमारे पास तमिलनाडु के लोग भी थे, कुछ हमारे पास केरला वाले भी थे, तो उसके पास केरला के चैप्टर की लिस्ट थी। देखिए हमारा होमवर्क क्या है। और ये सब के फिर ग्रुप के भी इंचार्ज, ऐसा करके वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला सेटअप पूरा किया था। जब ये MLM कुछ नहीं चलता था, ये हमारा खुद का बनाया हुआ था। और इनका काम सिर्फ एक ही होता था, मैं EVP था तो मुझे स्टेज पे बैठना पड़ता था, रिपोर्ट देना पड़ता था, ये वो। पर मैं नीचे उतरा लंच में या कोई ब्रेक हुआ उसके बीच में, ये सब मैदान में खड़े रहते थे और किसी ना किसी चैप्टर प्रेसिडेंट से बात करते रहते थे, मेरे गुणगान गाते रहते थे। और यदि मैं दिख गया तो मेरे को पकड़ के मिला के उससे मिला देते थे। दिस वॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट वी वर डूइंग। सबसे अहम जो चेंज आया टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तीसरे दिन तक, चौथे दिन इलेक्शन है, तीसरे दिन शाम को उस जमाने में बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती थी जिसे कहते थे कैंडिडेट्स प्लेटफॉर्म। सारे के सारे कैंडिडेट्स को आना है, और तभी एक वो भी था कि आप अपनी वाइफ के साथ आएंगे। ऑल ऑफ यू वुड बी ऑन द स्टेज। आपको 5 मिनट का भाषण देना है जिसमें आप अपने विचार बताएंगे, और उसके बाद में आपको कुछ प्रश्न मॉडरेटर द्वारा पूछे जाएंगे। और टिपिकली इसके मॉडरेटर बहुत सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट रहते थे। तब पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट विनोद मेहता थे, वो आई बिलीव वॉज अ प्रेसिडेंट इन द ईयर 1971, और ये 82 की बात है। बुलाया गया, हम सब गए, वहाँ पे बैठे, पूरे चालू हो गया। स्पीच तो बहुत बढ़िया, सवाल ही नहीं है, बहुत प्रैक्टिस किया था। इतनी प्रैक्टिस शायद किसी स्पीच की नहीं किया। वेल रिटर्न एंड वेरी वेल डिलीवर्ड। 6 लोग थे, मेरा नंबर 5वां था। स्पीच बहुत सही समय पे आई, लोगों को फ़र्क समझ में आ गया कि क्या फ़र्क है। पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट मी। उसके बाद मॉडरेटर ने कहा मैं आपको 6 प्रश्न पूछने वाला हूँ। पहला प्रश्न जिसने पहला बोला वो आंसर देगा, दूसरा प्रश्न दूसरा है वो पहला आंसर करेगा, पर 6 के 6 लोगों को वही प्रश्न का जवाब देना। बहुत अच्छा, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न पढ़ा उन्होंने, यू आर ऑल एज स्मार्ट एज पास्ट वर्ल्ड प्रेसिडेंट कुमार गेरा, विल योर परफॉर्मेंस एज ए नेशनल प्रेसिडेंट बी एज गुड। आप सब कुमार गेरा जितने स्मार्ट और गुड लुकिंग है, तो क्या आपका नेशनल प्रेसिडेंट के कार्यकाल में आपका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा होगा। अब जहाँ ये सुना मेरा तो दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई, स्विच ऑफ हो गया। मैं बोला वो हाउ कैन समबडी कंपेयर मी टू कुमार गेरा, टॉल, हैंडसम,
हॉलीवुड के कोई वो रिचर्ड गियर करके जो है अभी के जो एक्टर है उनके से मिला लीजिए उनको, आप मिले हैं नहीं मिले मुझे नहीं मालूम, बट ही इज़ दैट गुड। उनकी अंग्रेजी देख लीजिए, उनके थॉट्स देख लीजिए, विजन देख लीजिए। मैं बोला ये तो बड़ी अनफेयर कंपटीशन हो गई और बहुत अनफेयर कंपैरिजन भी हो गई। पर क्या है, जवाब तो देना ही है आपको, पर मेरा जवाब 5वें में आने वाला था। तो मैं बोला सोचो सोचो सोचो, कुछ निकालो कुछ निकालो। पहले ने कुछ बोला तो समझ में आ गया, तो ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। दूसरे ने बोला कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तीसरे में दिमाग की बत्ती जल गई, एक कहानी याद आ गई जो पढ़ी हुई थी। मैंने बोला अब है, अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। तो जब मेरा नंबर आया तो बाकी सब तो बैठ के बोल रहे थे, बिकॉज दैट वाज सपोज टू बी डे। मैंने बोला कुछ अलग करो। मैं हो गया खड़ा माइक लेके, तो लोग ऐसे ही देखने लग गए, ये क्यों खड़ा हो गया, बाकी तो सब बैठे हुए थे। और मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ वर्बेटिम क्या बोला मैंने। सर योर क्वेश्चन रिमाइंड्स मी द स्टोरी ऑफ अ बलून सेल्समैन हु यूज टू सेल गैस बलून्स। आप लोगों ने शायद सुनी होगी ये कहीं, गैस बलून्स ऑन अ पेवमेंट इन अ न्यूयॉर्क। वन फाइन इवनिंग a black boy walks up to the balloon salesman and asks him, sir, you have so many colored balloons, you fill them up with the gas and leave them in the air and they go up. Sir, if a black balloon is filled with gas, will it go up? प्रश्न तो बहुत सिंपल था, बट उसमें बहुत एक बड़ी व्यथा छुपी हुई थी। और वो बलून सेल्समैन बूढ़ा आदमी, जिंदगी का गम खाया हुआ, समझता था जिंदगी क्या होती है। वो बच्चे को देख के बोलता है, सन, इट इज़ नॉट द कलर ऑफ बलून बट इट इज़ द स्टफ इनसाइड दैट मेक्स वन गो अप। यह बलून का कमाल नहीं है, यह तो अंदर में क्या भरते हैं उससे एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। और मैंने कहा, सर, आई मे नॉट बी एज स्मार्ट और एज गुड लुकिंग और एज हैंडसम एज past national president and past world president Kumar Gera, but be assured that I have learned so much in this organization, but my performance would be as good as him if not better. और जो तालियां बजी है उसके बाद में वहाँ से पूरा माहौल बदल गया। I answered 6 questions, I came down, और जब मैं नीचे आ रहा था, that was the time when I stopped meeting people. People started coming up and meeting me. और ये सिलसिला नेक्स्ट डे इलेक्शन के वोट कास्ट होने तक चलते गया। पर उस ज़माने में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रुपिंग्स थे, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स थी। मैं सेंट्रल इंडिया से था, हमारा कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं था, हमारे पास अपने खुद के 90 वोट। पर मैं बहुत इंडिया में ट्रैवल किया हुआ था एज अ असाइंड EVP टू सम ऑफ द प्लेसेस। आई हैड सम गुड फ्रेंड्स एवरीवेयर, सम गुड डीड्स इन द पास्ट। मुझे लग रहा था कि अच्छा हो जाएगा, पर रात भर में पूरी चारों तरफ से चौकबंदी हो गई। साउथ ने नॉर्थ के साथ मिल लिए और नॉर्थ ने बोल दिया हमारा कोई NP कैंडिडेट नहीं है, ये जो 2 खड़े हैं ये रिबल है, हम हमारी व्हीप जारी करेंगे, उसी से चैप्टर वोटिंग करेंगे। साउथ हैड अ NP कैंडिडेट डॉक्टर कृष्णन। मुंबई के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, वो भी जाके इनके साथ में बैठ गए। बॉम्बे यूज्ड टू बी ए वेरी बिग ब्लॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। गुजरात बड़ी उससे आ गया मेरे पास साउथ से भी संदेश आया था 3 दिन पहले, गारंटेड नेशनल प्रेसिडेंट नेक्स्ट ईयर, विड्रॉ दिस ईयर। मैंने बोल दिया 90 आदमी की बारात लेके आया हूँ, हार के जाऊँगा पर वापस नहीं जाऊँगा बिना लड़े हुए। गुजरात केम बैक, लेट्स जॉइन। ये साल हमारे जयेंद्र भट्ट को बना दो, अगले बार दिलीप कामदार को बना लेंगे। मैंने बोला आज तक की हिस्ट्री में बता दो जिसने विड्रॉ किया वो नेशनल प्रेसिडेंट बना है क्या? कभी नहीं बना। द हिस्ट्री वॉज ऑन माई साइड, सो आई सेड आई विल फाइट, लूज बट विल नॉट विड्रॉ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक तरफ ये 6 अपने आप लड़ ले रहे हैं और बाकी एक पूरा ब्लॉक बन गया जिसमें करीब करीब आप समझ लीजिए कि टोटल मारोगे कि तो भारत के 1200 वोट वो एक कैंडिडेट को जाना है, ये नक्की हो गया। 800 में बाकी हम 5 हैं क्योंकि 2000 ही वोट हुए फाइनली। जब हमारे पास ये फिगर आ गया, हमने भी बहुत मेहनत किया था, हमारे लोग इलेक्शन कमीशन में भेजा था हर चीज़ पे नज़र रखने के लिए, क्योंकि इसमें होने वाला था प्रेफरेंशियल वोटिंग, जो भारत ये जेसीज के इतिहास में पहली बार होने वाला था। प्रेफरेंशियल वोटिंग में ऐसा रहता है कि आप 6 कैंडिडेट है तो 6 के सामने नंबर लिखेंगे
1 2 3 4 5 6, सबसे पहला आपकी पसंदगी कौन है, तो दैट इज़ नंबर 1। पर यदि वो व्यक्ति को सबसे कम वोट मिलते हैं तो वो निकल जाता है और उसका दूसरा वोट जिसको गया है वो उसके खाते में जाता। क्यों? क्योंकि जिसने भी नेशनल प्रेसिडेंट बनना है उसने 50% प्लस 1 वोट लेना है, 51% से कम, बट 50% प्लस 1, तो 900 से ज़्यादा, कुछ 950 वोट का कोटा होता था। तो ये था, और हमने सबको जाके आखिरी हमारा मैसेज क्या था कि भाई साहब, आपके जो बड़े लोग हैं वो जो बोलते हैं उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करो, ज़रूर सुनो, पर अपने दिल की बात भी सुनो। यदि आपका दिल बोलता है 1 पे दिलीप लिखना है तो 1 पे लिख दो, पर 1 पे नहीं लिखोगे तो कम से कम 2 पे तो ज़रूर लिख देना। एंड दिस वर्कड वंडर्स। फाइनली 4 कैंडिडेट्स एलिमिनेट हुए, पूरा प्रेफरेंशियल वोट का काउंटिंग हो गया एंड आई बिकेम द नेशनल प्रेसिडेंट। एंड परहैप्स that is the last ever time that anybody has won an election without the political support. मुझे ये बोलते हुए बड़ी व्यथा होती है जब ये बोलता हूँ। It is almost now 37 years. 37 years in an organization which is training leaders. यदि मैं कुछ सीखा हूँ तो मैं ये चीज़ों से सीखा हूँ। मुझे सिखाया वो इलेक्शन ने कि जिस चीज़ में आपका बिलीफ है, जिसमें आपका विश्वास है कि आप वो कर सकते हो, तो वो करने से पीछे मत हटो। आपको कितने भी प्रलोभन दिए जाएंगे, यदि ज़िंदगी में आप वो प्रलोभन को ले लोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप वहीं रह जाओगे, क्योंकि वो प्रलोभन देने वाला आपसे ऊपर रहेगा। दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव लर्नड, विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू फ्रॉम माई हार्ट। मैं अपने दिल से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं बिलीव करता हूँ कि यदि आज 50 जन यहाँ पे बैठ के ये स्क्रीन पे मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये 50 स्क्रीन ये संस्था के भाग्य विधाता हैं। इसका भाग्य कौन तय करेंगे? आप करेंगे। तो ये भाग्य विधाता जो है, ये यह नहीं करेंगे तो ये सीखेंगे क्या? मैं जो कुछ भी हूँ, व्हाट वाज आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट आई एम नाउ इज अ वेरी डिफरेंट एंटिटी। क्योंकि ये सारे जो अनुभव थे, ये अनुभव खाली जेसी से सीमित नहीं होके रह गए। ये अनुभवों ने मुझे जिंदगी में क्या करना ये भी सिखाया। देयर वॉज द पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड अ वेंचर। मैंने आइसक्रीम बनाने की यूनिट चालू की थी एंड वी केम इनटू अ लॉस ऑफ मोर देन 50 to 60 लाख रुपीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विच वॉज वेरी वेरी बिग सम इन 91-92। मैं किया है ये, मैं फेल हुआ हूँ। इट इज़ नॉट दैट आई हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल, पर जेसीज ने मुझे सिखाया था कि फेलियर को फेलियर मत देखो, फेलियर को ऑन अ पाथ टू सक्सेस का माइलस्टोन समझो। और वहाँ से वापस आके मैंने अभी जो भी मैं कर रहा हूँ वहाँ बैठा हूँ। आज हम सारे लोग वही व्यथा में हैं। कोविड हैज़ चेंज्ड अस, कोविड हैज़ पोज्ड अ चैलेंज टू अस विच इज़ अनसरमाउंटेबल। मेरी इंडस्ट्री को देख लीजिए, 1.5 साल से न हमारी रेस्टोरेंट चालू है, न हम शादी कर पा रहे। रेस्टोरेंट इज लाइक अ रिटेल बिजनेस फॉर अस, बैंक्वेट्स और द वेडिंग्स आर अवर होलसेल बिजनेस। न हम रिटेल कर रहे हैं, न हम होलसेल कर रहे हैं। वी हैव ह्यूज ओवरहेड्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। आज उसमें से एक प्रॉपर्टी में ये जोन का स्पीच क्राफ्ट भी चल रहा। पर क्या मैं डर गया? नहीं, मैं हमेशा याद करता हूँ वो 1983 के, 82 के वो साल, 83 के वो साल। कैन यू बिलीव कि जेसीज में नेशनल प्रेसिडेंट बन के मैं ताइपे में वर्ल्ड कांग्रेस पे गया। ये आखिरी किस्सा सुनाऊंगा, किस्से बहुत है सुनाने के लिए, पूरा दिन निकल सकता है। ताइपे के वर्ल्ड कांग्रेस में गया। आई वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नॉन फाइनेंशियल नॉर्म। नॉर्म इज़ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फाइनेंशियल कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमें डॉलर में पैसे भेजने से मना कर दिया था। पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर किया, दूसरा और तीसरा नहीं किया। हम इंस्टॉलमेंट में पैसा इसलिए देते थे कि हमारे पास पैसे ही नहीं रहते थे उस जमाने। 70 रुपये हम आपसे लेते थे और 50 रुपये JCI को भेज देते थे। 20 रुपये में पूरा IJC चलाया करते थे। देखना है, देखिए ये हिस्ट्री है IJC। नॉट मेनी पीपल वुड नो दिस। और हम नहीं भेज पाए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला डॉलर में पैसे नहीं देंगे। अब मैं वहाँ पे हूँ और मेरा चैप्टर, मेरा नॉन फाइनेंशियल हो जाए, ये हो नहीं सकता। मैंने उनको चैलेंज किया, मैंने बोल दिया वर्ल्ड प्रेसिडेंट को कि मैं एक मोशन मूव कर रहा हूँ और आप यदि उसको पास नहीं होने देंगे तो इंडिया इज़ वॉकिंग आउट ऑफ JCI, और उसके बाद में आप देख लेना हम वापस नहीं आएंगे और पूरा मजा लेंगे बिना पैसे। वो घबरा गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालिए। वहाँ पे एशिया का ब्लॉक होता था, वेरी पावरफुल ब्लॉक, विच यू यूज टू रूल ओवर JCI। मुझे कहा गया कि एशिया के ब्लॉक के जो जापान के व्यक्ति हैं वो
सबसे बड़े हैं और वही आपकी मदद कर सकते हैं। उनका नाम था तारो आसो। मैं तारो आसो को जाके मिला। उन्होंने मुझे पूछा इट इज़ गुड टू मीट यू, और फिर मैंने बताया मैं जापान की जेसीज यूथ वाइज में था और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपके कौन वॉयस सुपरवाइज़र थे। मैंने बोला कांजी माइदा सान। ओह रियली, कांजी वॉज योर वॉयस सुपरवाइज़र, ग्रेट गाय, वेरी गुड वेरी गुड। बोला व्हाट्स योर प्रॉब्लम दिलीप। बोला सर दिस इज़ द इशू एंड दे हैव मेड मी नॉन फाइनेंशियल। ओह दैट्स रियली बैड, शुड आई पे ऑन योर बिहाफ। बोला नो सर दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। यानी बोलते हैं क्या जापान जेसीज आपका पैसा दे दे क्या? नो सर दैट इज़ नॉट द वे आउट। तो बोले कैसा? मैं बोला सर मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल वेवर कल मूव कर रहा हूँ जनरल असेंबली के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशनल वेवर का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा है उसको बाजू में रखिए। ये एक काम के लिए ये तभी पास हो सकती है जब सारी जनरल असेंबली में कोई भी इसको अपोज नहीं करेगा। बोले वेरी टफ टास्क टू डू। ना सर फॉर यू इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बोले इट सीम्स दैट यू हैव डन योर होमवर्क। Sir, the only thing I have learned in JCs is to do your homework properly without your teacher scolding you. हंसने लग गए। बोले ओके आई ग्रांट योर विश। दूसरे दिन हमने मुंह किया, हम फाइनेंशियल हो गए। ठीक है। ये तारो आसो कौन है? ये तारो आसो उसके 30 साल बाद 2011 में जापान के प्राइम मिनिस्टर बने। क्या दिलीप कामदार जो नागपुर से हैं कभी सोच सकता है कि उसे जापान के प्राइम मिनिस्टर से 1 to 1 10 मिनट बैठ के अपनी बात समझाने का मौका मिल सकता है? ये मैं ही नहीं कर सकता, ये प्रणय भी कर सकता है, ये रेवती भी कर सकती है, ये राजीव भी कर सकता है, ये योगिता भी कर सकती है। यह ऑर्गेनाइजेशन हमें यह सिखाता कि आप कैसे सक्षम बन सकते हैं, आप कैसे पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकते हो, आपका कमिटमेंट के मायने क्या है, हाउ इंपॉर्टेंट इज योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ एंड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। मेरी चैलेंज है आपसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जो आपको इतना मल्टीप्लाई करके देगा प्रोवाइडेड डू इट राइट। राजेश ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि आप शक्कर बन सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन दूध है। दूध में शक्कर की तरह, चीनी की तरह मिल जाइए, दूध को मीठा कर दीजिए, अपना अस्तित्व भूल जाइए, पर ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व ही आपका अस्तित्व है। यह बात यह ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है हमको। तो ये सारी चीज़ों को जब लेके चलेंगे तो आप अपने आप को बदला समझ सकेंगे। आप लोगों से बात कीजिए, पुरानी चीज़ों की और नज़र डालिए, आप अपने प्रश्नों को लिखिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। आपको वह सॉल्यूशन, मैंने जेसीज आस्था के बारे में बात की थी प्रेसिडेंशियल एकेडमी में। समबडी रेफर टू प्रेसिडेंशियल एकेडमी राइट नाउ, क्योंकि मेरा कहना है कि सबसे ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आपके जीवन को कोई चीज़ बदल सकती है तो वो है जेसीज आस्था, जेसी क्रीड। और उसके पहले 2 शब्द हमारा विश्वास है कि विश्वास अपने आप में और विश्वास हमारी संस्था में और विश्वास या दुनिया के कानूनों में रखिए, यू वुड फाइंड अ वे। और उसमें जो 6 बातें की गई है, ईश्वर का पितृत्व और मानव का बंधुत्व, उद्यम की स्वतंत्रता और विधि की विधानता, मानव के व्यक्तित्व की निधि और मानवता की सेवा की निधि, ये 6 को अपने जीवन के 6 अंग बनाइए। जब आप ये कर पाएंगे, जब आप यह जेसी क्रीड को खाली जेसी मीटिंग में खड़े होके दोहराने के बदले जब उसे अपने आप में आत्मसात कर लेंगे, उस दिन आप समझ पाएंगे कि आप एक वह ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो न सिर्फ आपको बदलेगा पर आपके साथ आपकी परिवार को, आपके समुदाय को और आपके देश को भी बदलने में सक्षम है। जो मैंने कहानियां बताई, ये सारी कहानियां वो है। मेरे पास इतनी कहानियां हैं कि मैं बोलता ही रहूं और आप सुनते ही रहेंगे, पर ये कुछ ऐसी थी कि जिससे मुझे लगता है कि आपने अपनी सोच को बदलना है। जेसीज और हम क्या है? जेसीज और हम एक 2 ऐसे साथी हैं कि जो यह बदलाव को गति दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट ईच वन ऑफ यू, आप में से हर व्यक्ति केपेबल है कि यह कर सके।
तो कीजिए, जेसिस का पूरा मजा लीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पर स्वयं के विकास के लिए। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन टाइम्स टू कम। आप में से किसी को कोई भी प्रश्न है अभी पूछ लीजिए, आई लव आंसरिंग क्वेश्चंस। पर यदि आज समय नहीं मिले, माई email ID is available, my phone number is available and I am personally available। मुझे सबसे बड़ा मज़ा तब आता है जब किसी नए जेसिस को मिलता हूँ, उनके अनुभवों को सुनता हूँ, क्योंकि वो अनुभव से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो शायद मुझे समझ में आ रहे हैं, और उनके अनुभवों से मुझे भी एक अनुभव मिल रहा है जो मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। थैंक यू वेरी मच योगिता, प्रणय एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर इन्वाइटिंग मी, मुझे बुलाने के लिए। पर याद रखिए कि मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया हुआ वक्त नहीं जो वापस ना आ सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी सर। आप जब नरेट कर रहे थे, इट वाज लाइक रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंसेस थे जो आप नरेट कर रहे थे, और काफी इंस्पायरिंग। और एंड हेड्स ऑफ टू योर मेमोरी